हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का अंतिम चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो अर्धचालकीय इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। मतलब आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से फिक्स है कि 5 नंबर का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में ना मोस्टली हम जो टॉपिक कराने वाले हैं वो सभी 5-5 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। भले ही आप पढ़े हुए हैं इस चैप्टर को या नहीं पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। पढ़े हुए हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक करके पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कस करेंगे जी। चलिए, 2-2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसको देखते हैं, फिर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हर बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए जी, तो हमें सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है कि अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अर्धचालक क्या होता है इसको हम जानते हैं जी, ठीक है ना। देखिए, अर्धचालक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि वे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालकों से क्या होता है, कम होता है, परंतु अचालकों से अधिक होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। अब मतलब जिनको चालक नहीं पता है, अचालक नहीं पता है, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं ऊपर बता दे रहा हूं, चालक का मतलब ये होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसे हम चालक कहते हैं। अचालक किसे कहेंगे जी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब ये है ना कि कभी कभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा और कभी कभी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित ही नहीं होगा। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में कभी ये चालक के भांति तो व्यवहार करेगा और कभी ये अचालक के भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो वही उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि वे ठोस पदार्थ जिनका विद्युत चालकता मतलब धारा प्रवाहित कर रहा है, तो वही धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसी को विद्युत चालकता चालकों से कम होती है। मतलब जितना हम विद्युत धारा चालक में प्रवाहित कर सकते हैं ना, उससे कम ही हम अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, परंतु अचालकों से अधिक होता है। अचालकों से तो अधिक ही धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि अचालक में तो धारा ही नहीं प्रवाहित होता है, तो अचालक में धारा प्रवाहित होगा, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दे सकता है, मैं जानता हूं, बट इतना नॉर्मली बात याद रखिएगा कि अचालक का सिंपल सा मतलब ये होता है, कोई अर्धचालक है, तो अर्धचालक है ना, तो अगर हमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो इसको हम गर्म करेंगे। जैसे इसको हम गर्म करेंगे, ताप देंगे ना, तो ये किसके भांति व्यवहार करने लगेगा, चालक के भांति व्यवहार करने लगेगा। तो चालक के भांति व्यवहार करने का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा है, ठीक है ना। तो यही बात आप कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। 2 लाइन का है, कम से कम अगर समझ में उतना अगर ना आए तो भैया एग्जांपल से याद तो कर सकते हैं ना, इतना तो याद ही कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल जर्मेनियम आप लिख सकते हैं, जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम, ETC और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सभी उसी के एग्जाम्पल है जी। तो ये चलिए 2 नंबर का कंफर्म होगा। अगला आता है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी विद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। अब कोई अर्धचालक है, उसका हम अगर मान लेते हैं ये एक अर्धचालक है, ठीक है ना, ये एक अर्धचालक है। अब हम इसको ताप देते हैं, इसको हम अगर ताप बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विद्युत चालकता कैसे बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता का मतलब इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होने लगेगा या अधिक प्रवाहित होने लगेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे पास चालक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारे पास चालक, ये अर्धचालक दिखाई दे रहा है, इसका जो एक संयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, ये सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो तेजी से गति करने लगते हैं।
और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे उसका मतलब ये है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अर्धचालक का यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं, ताप करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो जो संयोजी बंध होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है ना। तो वही बात लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूट जाने के कारण अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। संख्या के बढ़ने का मतलब कि संयोजी बंध टूटेगा तो ये तेजी से गति करने लगेंगे, ठीक है, जिससे अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ने का मतलब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तथा लिखा गया है कि प्रतिरोध कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब धारा तेजी से प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब प्रतिरोध कम ही न हो रहा है जी, क्योंकि धारा जो आई है ना वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध जो है ना यदि कम होगा तो धारा अधिक होगा, तो धारा अधिक अगर प्रवाहित हो रही, चालकता बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये बातें हैं जी, ठीक है ना। इसको ये थोड़ा सा डीप में है, जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए ये तभी समझ में आता है ना जब बेसिक सब कुछ पता हो कि चालक अचालक क्या है, प्रतिरोध क्या है। फिर भी 2 नंबर का है, जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम आते हैं ना, उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे जी। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। चलिए अब हमारा यहां से आता है, अब हमारा यहां से हायर नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर लिखिए। किसके, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है इसको हम समझाते हैं। देखिए बहुत सारे अणु होते हैं या परमाणु होते हैं इस तरीके से। अब ये बहुत सारे अणु या परमाणु हैं, ये आपस में मिलते हैं। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार ही मिलेंगे, इस प्रकार मिलेंगे। तो ये जब मिल रहे हैं तो ये एक क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, क्रिस्टल की निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे अणु या परमाणु मिलते हैं तो आपस में तो एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिस्टल की जो संरचना होती है ना, तो संरचना की न्यूनतम ऊर्जा स्तर जो है ना, न्यूनतम ऊर्जा स्तर का जो समूह है ना उसी को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। समझ में आ रहा है। जब बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिस्टलीय संरचना के न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को, ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि क्रिस्टलीय संरचना के दौरान अणुओं या परमाणुओं को मिलने पर, मतलब अणु या परमाणु मिलेंगे तभी तो क्रिस्टलीय संरचना बनेगा ना। तो क्रिस्टलीय संरचना के दौरान अणुओं या परमाणुओं के मिलने से बना न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। नॉर्मल सी बात है जी, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। क्रिस्टलीय संरचना के दौरान अणुओं या परमाणुओं के आपस में मिलने पर बने न्यूनतम ऊर्जा स्तर के समूह को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए। अगला आते हैं, अब हमें करना है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर। तो देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं इसको हमें समझना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ऐसा ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, क्योंकि चालक बैंड संयोजी बैंड से घिरा हुआ होता है, इसलिए संयोजी बैंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगती है। ऐसे ठोस पदार्थ को चालक कहते हैं। मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे आएगा आपको, ये थोड़ा सा एक फिगर आपको याद करना होगा, ठीक है ना। ये आपको फिगर याद करना होगा। ठीक, यहां पे समझिएगा,
एक यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ, ऊपर का नाम आप याद रखेंगे। देखिए ये हमारा जो है ये है वर्जित, मतलब ये है हमारा चालन बेंड, चालन बेंड, ठीक है ना। ये है वर्जित बेंड, वर्जित बेंड। और नीचे वाला जो होता है वो होता है संयोजी बेंड, ठीक है ना। तो ये आप 3 कॉलम याद रखेंगे, ऊर्जा बेंड, संयोजी बेंड और चालन बेंड, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। सी ठीक है ना, इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, इस बात को अभी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मतलब चालन जो बेंड है उसको ईसी से, वर्जित बेंड को ईजी से, और जो संयोजी बेंड है उसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप समझे तो देखिए तीनों का जो कॉलम है ना वो सब सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पे ये ईजी क्या है, वर्जित बेंड का ना वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि वे ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, मतलब इस वर्जित ऊर्जा अंतराल जो ईजी का मान है ना, ईजी का मान वो इस समय पर 0 है। तो जब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है तो संयोजी बेंड में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब संयोजी बेंड को हम बाहर से कोई ऊर्जा देते हैं, जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना, बाहर से जब इसको हम ऊर्जा देते हैं ना तो इसका तो मान 0 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन ये तुरंत चालक बेंड में पहुंच जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गति करते हुए संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंचेंगे इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा है। तो यही बात टोटल यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आप सुनिएगा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वे ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है तो संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर, ठीक है ना, संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बेंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यही तो कहा जा रहा है, वही बात लिखा गया है। ऐसा ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, ऐसा ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, क्योंकि चालक बेंड को संयोजी बेंड घिरा हुआ होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वास्तव में होता क्या है, वास्तव में ना यहाँ पे एक ये बात आप याद रखेंगे कि वास्तव में ये होता है कि ये जो ना थोड़ा सा मैं इस तरीके से, पहली बात मैं अभी आपको ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं इरेज कर इस तरीके से लिखूंगा ना तो ये सभी थोड़ा सा छुप जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप याद कर लें। तो इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, क्योंकि चालक जो बेंड होता है वो संयोजी, मतलब जो चालन बेंड होता है ना उसको संयोजी बेंड ढका हुआ होता है, ठीक है ना। यही बात लिखा गया है ना कि चालक जो बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है, इसलिए संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर, देखिए संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर, संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर, ठीक है ना, संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंच जाते हैं। संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन है वो चालक बेंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण विद्युत आवेश या विद्युत धारा हम कह सकते हैं प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे ठोस पदार्थ को चालक कहते हैं। तो ऐसे ही ठोस पदार्थ को हम चालक कहेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए वास्तव में यहाँ पे बात ये हम कह रहे थे कि वास्तव में बात यहाँ पे ये होता है ना कि ये जो चालक बेंड है इस तरीके से, ये पहले इसका इस तरीके से होता है, ठीक है ना। जो चालक बेंड और वर्जित बेंड होता है वो इस तरीके से होता है जी, इस तरीके से ये ढके हुए होते हैं। चालक बेंड और जो वर्जित बेंड होता है इस तरीके से ढके हुए होते हैं। अब ढका हुआ जब होता है ना तो इसमें क्या होता है, जब चालन बेंड और वर्जित बेंड जो होते हैं ये ढके हुए होते हैं, तो अब इसमें हम क्या करते हैं
जो संयोजी बिंड है ना, ये चालक बिंड को भी ऊपर से, फिर से ये तो ढका हुआ आपस में है, इसके ऊपर से संयोजी बिंड है, ये इन दोनों को ही ढाक देता है, दोनों को ही क्या कर लेते हैं, ढाक देता है, ढका हुआ होता है। यह बात समझ रहे हैं ना? चलिए जी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा तो बेकार तो दिखाई दे रहा होगा, बट ये पहले मुझे करके फिर लिखना चाहिए था। बट आप इतना बात समझ गए ना कि चालक बिंड के ऊपर संयोजी बिंड ढका हुआ होता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब वे ठोस पदार्थ इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, अर्थात चालक बिंड को संयोजी बिंड ढका हुआ होता है। इसलिए संयोजी बिंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बिंड के इलेक्ट्रॉन चालक बिंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ को चालक कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, बेटर है, क्या डिस्कस ज्यादा उसमें। फिर से अब आता है हमारा अचालक। अब अचालक क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर अर्धचालक को समझेंगे। अचालक का मतलब है कि वे ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहरी स्रोत से ऊर्जा देने पर संयोजी बेंड चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता। वे ठोस पदार्थ अचालक कहलाते हैं। मतलब जाहिर सी बात यहाँ पे ये है ना कि ऐसा होता है जी, मैं यहां पे ही बना दे रहा हूं, चलिए कोई नहीं। जैसे ये एक ठोस पदार्थ है, अब इसमें ठोस पदार्थ में ठीक है, ये आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है ये है संयोजी बेंड, ये क्या है, ये है चालक बेंड, ये है वर्जित बेंड, ठीक है ना। तो ये EC हो जाएगा, ये EG हो जाएगा, ये E भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे ये बात है ना कि मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई देख रहे हैं, इसमें सबसे अधिक है। चौड़ाई का मतलब चौड़ाई वहां पे नहीं है, वहां पे मतलब है वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो ऊर्जा है ना वो बहुत अधिक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो EG का मान है वो क्या है, बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। तो इसके कारण संयोजी जो बेंड है इसको हम ऊर्जा देंगे भी ना, इसको बाहर से हम ऊर्जा देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन है, ये उस ऊर्जा बेंड को मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई है उसको पार नहीं कर पाते, वर्जित बेंड को पार नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाते हैं, चालक बेंड तक नहीं पहुंच पाते। और जब नहीं पहुंच पाते इसी के कारण इसमें जो धारा आई है या आवेश है वो प्रवाहित नहीं हो पाता। तो ऐसे पदार्थ को हम अचालक कहेंगे। तो हम यही बात कह रहे हैं, देखिए सुनिए समझिए याद कीजिए। आप कहेंगे कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता। इस घटना को मतलब ऐसे ठोस पदार्थ को हम अचालक कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड, ठीक है ना, संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी, संयोजी जो बेंड है इसको बाहर से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते हैं, संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, जिसके कारण विद्युत आवेश या हम कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ऐसे ठोस पदार्थ को अचालक कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब यह है कि देखिए अर्धचालक कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है ना, ये हमारा वर्जित बेंड है,
ये हमारा चालन बैंड है, ये क्या है, संयोजी बैंड है। ठीक है ना, ये ई सी, इसे हम ई जी, इसे ई भी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई है वो कम है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कम है, इन दोनों की चौड़ाई अधिक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जब हम मतलब जहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो ईजी की चौड़ाई है क्या है, वो बहुत ही कम होती है, तो उस समय पर संयोजी बेंड को बाहर से हम ऊर्जा देंगे ना, तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में पहुंच जाएगा। जैसे ही पहुंचेगा तो इसका मतलब जो विद्युत आवेश है वो प्रवाहित होने लगेगा। परंतु कभी कभी हम ऊर्जा देते हैं ना, फिर भी क्या होता है, ये संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, और नहीं पहुंचेंगे तो आवेश नहीं प्रवाहित होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा ठोस पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत ही कम होती है, जिसके कारण अलग अलग परिस्थितियों में कभी चालक के भांति का मतलब क्या कि बाहर से संयोजी बेंड को हम ऊर्जा देंगे तो चालक बेंड में पहुंच जाएगा, इसका मतलब आवेश प्रवाहित होने लगेगा। तो प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब चालक के भांति कोई व्यवहार करेगा, और कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है। और कभी कभी संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देंगे ना, तो संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब कभी कभी ये आवेश नहीं प्रवाहित होगा, तो इसका मतलब ये कभी कभी अचालक के भांति भी व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये आप फिगर बनाना अनिवार्य है, ठीक है ना, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, ये आप फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए एक दो बार पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, तो सब समझ में आ जाएगा। आप कभी पढ़ने के लिए बैठकर पढ़िए, याद कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, तो रिवीजन में एक तरह से आपका हो रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जो स्टूडेंट पुराने हमसे जुड़े हुए हैं ना, उनको तो आसानी से समझ में आ जा रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आ रहा है, ये हमारा 5 नंबर वाला टॉपिक है, 5 मार्क्स। अब यही मैं कह रहा था कि 2 यहाँ पे 3 हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। देखिए ये देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। अब चलिए जी एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पीएन संधि डायोड की अभिनति। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है, किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक स्रोत से जोड़ देने की तरीके को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है ना, मतलब पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। मतलब कोई भी पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना, सिंपल सी यहाँ पे बात ये है कि ये सपोज दैट ये पीएन संधि, देखिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये पी भाग है, पी भाग, मतलब पी भाग का मतलब पी अर्धचालक है और ये एन अर्धचालक है, एन अर्धचालक। तो एन अर्धचालक को एन भाग हमने लिख दिया, तो ये पी अर्धचालक है, ये एन अर्धचालक है। तो जब पी भाग और एन भाग को पी और एन भाग आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं। इसी को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी भाग और एन भाग आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, ससंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो अब ये हमारा पीएन संधि डायोड है। तो जब यहाँ पे ये बात बताया गया, इतनी बात तो जानते हैं ना, पीएन संधि डायोड में क्या होता है, पी भाग में क्या होता है, कोटर होते हैं, और एन भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये तो बात आप जानते ही हैं। तो ये हमारे जो पीएन संधि डायोड है, पी और एन भाग है, तो पीएन संधि डायोड है ये। तो जब पीएन संधि डायोड को हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड में समझिएगा, इसको हम एक सेल या बैटरी से हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको हम एक सेल या बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे, परंतु यहां पे देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहां पे हमने क्या किया, जब पीएन संधि डायोड को
किसी भी स्रोत से हम जोड़ देते हैं। ये एक हम सेल या बैटरी कह सकते हैं, जिसमें विद्युत वाहक बल हम कह सकते हैं इसमें है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना। तो जिससे इसमें धारा प्रवाहित होगा। तो जब पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ, विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ हम जोड़ देते हैं, देख रहे हैं ना, जोड़ दिए हैं हमने, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। तो यही समझ गए, पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ देने के तरीके को पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं या कहलाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। अब पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या होता है, इसकी अवस्था परिपथ चित्र के साथ में बताना है। तो चलिए जी, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, इतनी बात आप समझ के, ये पी भाग है, ये एन भाग है, ये पीएन संधि डायोड, इनको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पीएन संधि डायोड की अभिनति पढ़ना है। अग्र अभिनति, सबसे पहले अग्र अभिनति कहते हैं या अग्रदिशी कहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड की अभिनति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अग्र अभिनति, जिसे अग्रदिशी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है उत्क्रम अभिनति, जिसे हम पश्चदिशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पहले हम अग्र अभिनति को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बात होता है ना कि जब पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिनति कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अभिनति। तो जब हम सेल को जोड़ेंगे ना, तो यदि हम पीएन संधि डायोड में ये जो पी भाग है, जिसमें कोटर है, और कोटर पे क्या होता है, प्लस आवेश इसमें होता है जी कोटर पर, और इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, इतना बात पता है। तो जब पी भाग को सेल, ये है, ये एक सेल है, तो सेल के धन टर्मिनल, ये बड़ा वाला एक डंडा है, ये धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक। तो जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। देख रहे हैं कि पी भाग है, तो इसको हमने किससे जोड़ा है, सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा है, और ये जो एन भाग है जो ऋणात्मक है, इसे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़े हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं या अग्रदिशी कहते हैं। वही बात लिखा गया है कि ऐसी अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के बी भाग को, जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, एन टर्मिनल को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, उसे अग्र अभिनति कहते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब धन टर्मिनल से हम इसको जोड़ दिए और ऋण टर्मिनल से हम इसको जोड़ दिए, ठीक है ना, तो वास्तव में यहाँ पे होता ये है, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड में देखिए मतलब मैं एक समझाना ये चाहता था कि देखिए ये पी भाग को हमने धन टर्मिनल से जोड़ा है, तो हम इतनी बात जानते हैं, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए ये इस पर भी धन आवेश है, इस पर भी धनात्मक आवेश है, तो भैया धनात्मक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं कि नहीं, प्रतिकर्षण होता है। तो ये धन से हमने जोड़ा है, तो इससे हमने इसको जोड़ा है ना, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये दूर भागेगा, तो ये कोटर वास्तव में हम इधर गति करने लगते हैं, ये कोटर जो होते हैं ना ये इधर गति करने लगते हैं, ठीक है ना। इतनी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, इसको हमने ऋण से ही जोड़ दिया है, तो जब ऋणात्मक भी आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित ही करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ना इससे दूर भागेगा, तो इधर तो जाएगा नहीं, इधर भागेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट इधर गति करने लगते हैं। और जैसे ही इधर गति करेंगे तो आप सोचिए ये जो ऊर्जा यहाँ पे एक बेंड है, ये क्या है, ऊर्जा अंतराल है, ये टूट जाता है, और जैसे ही टूटेगा ना
तो जैसे ही टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेंगे, कोटर इधर गति करने लगेंगे। तो जब ये टूटता है ना तभी इसमें क्या होता है, तभी इसमें विद्युत धारा मतलब इसमें तभी जाकर इसमें जो धारा होती है प्रवाहित होने लगती है, परंतु धारा इधर से प्रवाहित होगी। क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब हम कह सकते हैं कि धारा इधर से इस तरीके से जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो उसके विपरीत ओर धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है और धारा इधर से इधर जाएगी। मतलब मोस्टली आपको एक चीजें यहाँ पे बस याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतना याद रखेंगे कि अग्र अभिनति में ना जो विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। अग्र अभिनति में जो विद्युत धारा होता है, अग्र अभिनति में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये जो बंध है ना ये टूट जाता है, जो ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई है ये टूट जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। किसमें, अग्र अभिनति में। अब आता है उत्क्रम अभिनति जिसे हम पश्चदिशी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को उत्क्रम अभिनति कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है जब किसी ऐसे अभिनति मतलब ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से, पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से, एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो उसे उत्क्रम अभिनति कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, इस पर होता है धनात्मक आवेश, इस पर ऋणात्मक आवेश। देखिए धनात्मक को ऋणात्मक से हमने जोड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं धन वाला क्या करता है, माइनस को आकर्षित करता है, धन वाला ऋणात्मक को आकर्षित करता है। तो ये कोटर ना इधर गति करने लगेंगे, ये कोटर इधर गति करने लगेंगे, तो इधर आकर इस पर चिपकने लगेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, इस पर भी प्लस है, तो माइनस प्लस आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेंगे। तो जब इधर वाला ये इधर इधर गति करने लगेंगे, तो ये बताइए ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई है ये तो टूटेगा ही नहीं, और जब नहीं टूटेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बिल्कुल भी विद्युत धारा मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, उत्क्रम अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। आप इसमें नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अग्र अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उत्क्रम अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये दो चीजें आपको मैं स्पेशल अभी याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आपको यही बात आगे आपको पता चलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कहा गया था पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति की अवस्था परिपथ चित्र खींच के कीजिए। तो ये हमने अग्र अभिनति क्या होता है, अभिनति क्या होता है वो पहले बताया, फिर से अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बेहतर है। नेक्स्ट अब हमारा जो आता है देख सकते हैं ये कंसिस्टेंट कितना पूछा गया है। मैंने कहा था ना कि हम उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो लगातार 100% फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इनमें से आएंगे और आप करके आएंगे, ठीक है ना। देखिए 5 नंबर में पूछा गया है पीएन संधि डायोड के उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए और इसका कार्यविधि को समझाइए। तो चलिए पीएन संधि डायोड का हमें अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र हमें पूछा गया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि पीएन संधि डायोड के उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टिकारी क्या होता है। अर्ध तरंग डिस्टिकारी क्या है जी, तो अर्ध तरंग डिस्टिकारी प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है। मतलब एसी जो करंट है उसको क्या करता है ये डीसी में, ठीक है ना, बदलता है। प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है। कौन, पीएन संधि डायोड। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। इतना लिखने के बाद अब हमारा दूसरा जो आता है जो है अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ की बनावट।
अर्ध तरंग दृष्टिकारी की परिपथ की बनावट। अब हम समझेंगे कि ये जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है इसका परिपथ कहा गया है ना, तो परिपथ की बनावट कैसी है। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा ना, सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये एक ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली है जो इधर आपको दिखाई दे रहा है, और ये द्वितीय कुंडली है जिसे हमने एस से प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है ना। अब प्राथमिक कुंडली में देखेंगे तो एक हमने प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से हमने इसको जोड़ा हुआ है। ये क्या है, ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, ठीक है ना, इससे हमने जोड़ा हुआ है। और जो द्वितीय सेकंड कुंडली है, द्वितीय कुंडली, इसमें देखेंगे तो इसमें हमने एक डायोड को जोड़ा हुआ है। ये क्या है, ये डायोड है जिसे हम डी से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक हमने डायोड से जोड़ दिया है, जिसका ये देखिए ये प्लस, जैसे यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, कभी भी एक और बात मैं भूल गया बताना आपको कि देखिए इस तरीके से होता है ना, तो ये जो तीर का चिन्ह है ये P है, एक यहाँ पे रेखा खींच दिया गया इस तरीके से, ये रेखा, तो ये N है, ठीक है ना। मतलब ये P अर्धचालक है जो इस तरीके से तीर है, और ये एक रेखा खींचा गया है, ये N है। तो जहां पर भी इस तरीके से दिखाई दे तो ये समझिएगा पीएन संधि डायोड का ही एक क्या है, एक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है ना, तो वो चिन्ह है पीएन संधि डायोड, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा पीएन संधि डायोड है, ठीक है ना। तो ये एक डायोड है जिसका इधर वाला ये P भाग है और इधर वाला N भाग है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, प्राथमिक जो कुंडली है उसमें एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ दिया है, और द्वितीयक जो कुंडली है ना, इसको देखेंगे तो एक हमने पीएन संधि डायोड से जोड़ा है, और उसके साथ साथ आएंगे तो एक हमने प्रतिरोध R से भी जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक और बात समझिएगा, प्राथमिक कुंडली से हम जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे ये प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से निवेशी वोल्टता, ठीक है, मतलब यहाँ से हम जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये इसके पास रखे, प्राथमिक कुंडली के पास रखे जो द्वितीय कुंडली है, इसमें भी एक धारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उसके आगे क्या होता है वो सब हम आपको बताएंगे। तो इसमें एक धारा उत्पन्न होगा, तो वो धारा किस तरीके से निकलेगा, वो यहां से ही निर्गत वोल्टता, मतलब यहां से ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। मतलब बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। इतना समझिए, जब प्राथमिक कुंडली को एक हम प्राथमिक कुंडली जो P है ना, ये प्राथमिक कुंडली P है, इसको प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा द्वितीय कुंडली S को, द्वितीय कुंडली जो है S, उसको पीएन संधि डायोड और प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो निर्गत वोल्टता प्रत्यवर्ती प्रतिरोध के सिरों से के बीच उत्पन्न होती है। तो निर्गत जो वोल्टता है, ये जो निर्गत वोल्टता है ना, ये प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों पर ही उत्पन्न हुआ है। तो यही इतना ही बात आपको याद रखना है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना बात आपको सबसे पहले रेखा चित्र में आपको इतना बात बता देना है। आशा करता हूं कि इतनी बात आप बोल देंगे कि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली को एक पीएन संधि डायोड तथा प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, तथा प्रतिरोध के सिरों पर निवेशी निर्गत वोल्टता उत्पन्न होती है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए गए, निर्गत वोल्टता, ठीक है ना। निर्गत मतलब निकलने वाले, निर्गत वोल्टता उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर का भी काम हमें आएगा, अभी और लिखना है, ठीक है। ये हो गया परिपथ। अब इसके कार्य विधि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है जी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के सिरे AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिसके पीएन संधि डायोड के अगर अवनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध CD से सिरों से धारा प्रवाहित होती है। जब प्रत्यवर्ती धारा का ऋणात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के सिरे AB के समक्ष ऋणात्मक होता है, जिसके कारण डायोड अगर
ठीक है, मैंने इसलिए पढ़ा ना जिससे मैं समझाऊं तो सेम टू सेम इससे मैच करे, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा तो उस तरीके से थोड़ा याद करने में आपको डिफिकल्टी होगी। अब देखिए उसी तरीके से समझते हैं जी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये हमें बताया गया, देखिए यहां से हमें ये बात बताया गया कि ये क्या है, ये प्रतिवर्ती धारा स्रोत है। यहां से हम निवेशी वोल्टता, हम यहां से निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज को, मतलब यहां से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के पास ये भी कुंडली है ना, तो प्राथमिक कुंडली के पास रखे जो द्वितीय कुंडली है उसमें भी एक धारा उत्पन्न होती है, इतनी बात हम जानते हैं। तो जब धारा उत्पन्न होती है ना, तो पहली बात तो जैसे ही निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के, देखिए एक और बात मैं बता दूं, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा भी इस तरीके से ही जाता है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि इसका एक चक्र, पूरा चक्र क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक एक चक्र इसका हुआ। तो ऊपर वाला हम जानते हैं धनात्मक होता है, नीचे वाला ऋणात्मक होता है, इतनी बात हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, मतलब अभी आधा ही धारा प्रवाहित हुआ है, तो धनात्मक अर्धचक्र में जो प्राथमिक कुंडली के पास जो द्वितीय कुंडली है, तो इसका जो पी भाग है ना, पीएन संधि डायोड का जो पी भाग है वो क्या हो जाता है, वहां पे धनात्मक उत्पन्न होता है और धनात्मक यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया कि निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा जो AB है, AB के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। और जैसे ही धनात्मक होगा ना, तो देखिए P भाग जो है वो धनात्मक से जुड़ा है, ठीक है ना। तो जब P भाग धनात्मक से जुड़ता है तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है, वो अग्र अभिनति के तरह व्यवहार करेगा कि नहीं, अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। वो डायोड अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करने लगेगा। जब P सिरा धन टर्मिनल से जुड़ा होता है तो वो अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करता है ना। अरे भैया यहाँ पे हमने पढ़ाया है, ये हमने पढ़ाया है, देख लीजिए। हमने कहा था ना कि जब P भाग को, ये P भाग है, इसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करता है। एक और बात बताया, इसमें धारा प्रवाहित होती है, बताया था ना। तो वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। तो जब P भाग धनात्मक से जुड़ा तो इसका मतलब अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा। और जैसे ही अग्र अभिनति की स्थिति में होगा तो इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। परंतु जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, और जैसे ही ऋणात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक की तरह व्यवहार करने लगेगा। मतलब यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ऋणात्मक अर्धचक्र, धनात्मक में धनात्मक था और ऋणात्मक में ऋणात्मक हो जाएगा। तो जैसे ये ऋणात्मक होगा तो अब ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाएगा, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाएगा। और जैसे उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा तो इससे पीएन संधि डायोड से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी ना। तो यही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड से धनात्मक होगा, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होगा। यदि धनात्मक होगा तो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा, अग्र अभिनति की स्थिति में होगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा, जो प्रतिरोध CD के सिरे से धारा प्रवाहित होती है। मतलब ये जो प्रतिरोध है ना, इससे CD से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, धारा प्रवाहित होती है। तथा जब प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, मतलब प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही बात लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया प्रत्यवर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली AB के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है।
और जैसे ही ऋणात्मक होगा तो वो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाएगा, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है ऋणात्मक अर्ध चक्र में इस संधि डायोड उत्क्रम अभिनति के में हो जाता है। तो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा जिसके कारण प्रतिरोध CD से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एक दो बार पढ़ेंगे ना सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, एक दो बार आप पढ़ेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि जब यहाँ पे धनात्मक होगा तो ये जो पीएन संधि डायोड है अग्र अभिनति की स्थिति में होगा, तो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा तो धारा प्रवाहित होगा। और जैसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र में ये जो पीएन संधि डायोड है ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है ना। यही बात आपको मोस्टली इसमें बताया गया है। एक दो बार आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा देख लीजिए, ये आता है कि पीएन संधि डायोड के उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए, इसकी कार्यविधि को समझाइए। ये देख सकते हैं कि ये भी हर वर्षों में पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन, एक है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक इससे पहले पढ़ा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इन दोनों में से फिक्स है कि 100% एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, कोई भी एक पूछेगा। तो इसीलिए दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कौन पूछ लेगा आपसे, इसीलिए जी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है पीएन संधि डायोड के उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बताइए। तो ये भी क्या करता है, ये भी मतलब पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, तो ये भी क्या करेगा, जो एसी है ना उसी को डीसी में चेंज करता है, उसी को तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो यही कह रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है, मशीन है, जो प्रतिवर्ती धारा को मतलब एसी को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, डीसी में परिवर्तित कर देता है और लगातार धारा प्रवाहित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है ना। तो इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होगा, परंतु जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी था ना उसमें लगातार धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि देखिए जब धनात्मक यहाँ पे था तो अग्र अभिनति के व्यवहार कर रहा था तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा तो उससे धारा तो प्रवाहित नहीं न करेगा जी, और नहीं होगा तो इसमें कभी हो रहा है धारा प्रवाहित, कभी नहीं होगा। किसमें, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में। बट पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में धारा प्रवाहित होगा, कैसे होगा वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की परिपथ की बनावट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली को दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिया जाता है तथा इनमें अर्धचालक को पी चालक से जोड़ देते हैं तथा एन चालक को एन चालक से जोड़ देते हैं तथा द्वितीय कुंडली के पास प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये है, इतना बात हम जान गए, ये प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा द्वितीय कुंडली है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है, इसको हमने प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है, ठीक है ना। मतलब द्वितीय प्राथमिक, ये जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को एसी धारा प्रतिवर्ती धारा से जोड़ दिए हैं, और जो द्वितीय कुंडली है इसको हमने देखिए दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ा हुआ है, एक ऊपर डायोड है एक नीचे डायोड है, तो जो दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिए हैं तथा इसमें इस द्वितीय कुंडली को हमने एक प्रतिरोध से भी जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक और बात देखिएगा कि ये जो P भाग है, मतलब डायोड D1 का जो P सिरा है, ये P सिरा है, तो P सिरे को हमने P सिरे से ही जोड़ा है, और जो N सिरा है ना, N सिरा, इसको देखिए तो हमने N भाग से ही जोड़ा है। मतलब P भाग को P भाग से जोड़े हैं और डायोड D1 का जो N भाग है उसको डायोड D2 के भी N भाग से जोड़े हुए हैं। तो वही बात लिखा गया है, देखिए इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, समझिए इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली को दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिया जाता है। देखिए तथा द्वितीय कुंडली को दो पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिया जाता है। इनमें P अर्धचालक को P अर्धचालक से जोड़ देते हैं, इनमें P अर्धचालक को ना हमने P अर्धचालक से ही जोड़ दिया है तथा N अर्धचालक को N अर्धचालक से जोड़ देते हैं, N अर्धचालक को हमने N अर्धचालक
से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली को एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, ये प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, तो R से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए जी, यही बात आपको फिगर से ही हमने बोलकर बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका कार्यविधि ऑनलाइन समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, अंतिम कार्यविधि है, उसके बाद समाप्त करेंगे जी। ठीक है ना। चलिए, अब इसके कार्यविधि है वो आप समझिए। देखिए यहाँ पे है ना, कार्यविधि में नॉर्मल से आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो हम इतनी बात जानते हैं। ओहो, ये क्या हो गया भैया। देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इस तरीके से होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूर्ण चक्र होता है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक मिलेगा, तो ये पूर्ण चक्र होगा। तो यहाँ पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो मतलब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, जब ये धनात्मक अर्धचक्र होगा तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, जैसे हम इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में ये क्या होगा, द्वितीय कुंडली का जो AB के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला धनात्मक हो जाएगा और नीचे वाला ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब D1 जो है ना, D1 धनात्मक हो जाएगा। तो जैसे ही ये धनात्मक हुआ तो देखिए ये P भाग से धनात्मक हुआ है, तो इसका मतलब ये अग्र अभिनति की स्थिति में होगा। अग्र अभिनति, अग्र अभिनति की स्थिति में होगा कि नहीं। जब P जो सिरा है, P भाग है, P अर्धचालक वो धनात्मक है, तो इसका मतलब ये अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करेगा। D1 है तो इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना। ठीक है, ये देखिए ये ऋणात्मक की तरह हो गया है, जो P अर्धचालक है ये ऋणात्मक इसमें उत्पन्न हुआ है। तो ये जो D2 है ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा। तो इसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अग्र अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उत्क्रम अभिनति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। तो देखिए मतलब धनात्मक अर्धचक्र में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष D1 धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण इससे धारा प्रवाहित होती है, D1 से धारा प्रवाहित होती है। तो पहले तो D1 से धारा प्रवाहित हो रही थी, तो यहाँ से धारा निकल रहा था, ठीक है, परंतु इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अभी भी इसमें धारा प्रवाहित एक तरह से तो हो ही रहा है। अब जैसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र आया तो ऋणात्मक अर्धचक्र में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे अब फिर से ऋणात्मक जैसे अर्धचक्र आएगा ना, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा AB के सापेक्ष और ये वाला धनात्मक हो जाएगा। तो जैसे AB के सापेक्ष धनात्मक और ऋणात्मक हुआ तो अब ये जो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट होने का मतलब क्या, अब ये वाला उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा, और ये अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा, अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा। तो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में धारा तो प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब D1 से तब अब धारा प्रवाहित नहीं होगी, और D2 से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो देख रहे हैं ना कि इससे जब हो रहा था तो इससे नहीं हो रहा था, और अब इससे धारा प्रवाहित हो रही है तो इससे नहीं हो रहा है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि दोनों में से कोई न कोई एक से तो धारा प्रवाहित होगा ही। तो इसीलिए हम कह रहे थे यहाँ पे कि लगातार धारा प्रवाहित होती है, कोई ना कोई से तो धारा प्रवाहित होगी ही। तो वही बात अब देखिए, इसी बात को यहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया गया है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, देखिए धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, ठीक है ना। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष सबसे पहले तो ये धनात्मक होगा। तो जैसे ही धनात्मक अगर ये होगा तो ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य कर रहा था। तो वही हम लिखे हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में जिसके कारण संधि डायोड D1 अग्र अभिनति की स्थिति में होता है,
ठीक है ना, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होगा। और D2 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण D2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना आप पहली बात धनात्मक अर्धचक्र था तो उसमें आपने समझा। अब ऋणात्मक अर्धचक्र हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो देखिए ऋणात्मक अर्धचक्र में यहाँ पे क्या हुआ है, इसी प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में कुंडली AB के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, जिसके कारण D1 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना, तो नहीं होती है। ठीक है, परंतु D2 अग्र अभिनति की, D2 जो है अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, इसलिए इससे धारा प्रवाहित होती है। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होती है। परंतु ये जो D2 है ना, ये तो अग्र अभिनति की स्थिति में है, तो ये तो इससे धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, तो यही बात कहा गया है दोस्त, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है ना, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आज की ये जो क्लासेज है उसमें मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का या बताने का प्रयास किया है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज थोड़ा काम है, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सप्लेन थोड़ा जल्दी जल्दी किया है। बट मैं फिर भी आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं फिर भी कितना भी कहता हूँ ना, फिर भी छोटी छोटी बातों को एक एक करके मिलाकर बताता हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि लगता है आपके लिए कि कुछ मेहनत किया गया है, तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक भी है, इन सभी का इंस्टा का, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का सबका लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।